Hello friends, myself Mohit Rao. Today I am going to explain about a very important topic, that is drug administration. Drug administration. तो ड्रग क्या होती है? ड्रग इज ए ड्राई हब. ड्रग को हम ड्राई हब भी बोलते हैं. ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू चेंज द फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो ह्यूमन बॉडी का फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों चेंज कर सकती है. जैसे ड्रग और मेडिसिन में फिर डिफरेंस क्या है? ड्रग, ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, मतलब हर एक ड्रग वो मेडिसिन नहीं होती. जैसे एग्जांपल है डिजोक्सिन, अल्कोहल और हीरोइन. मतलब ये डिजोक्सिन, अल्कोहल और हीरोइन ये तीनों ड्रग्स हैं, ना कि मेडिसिन. और मेडिसिन क्या होती हैं? ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स, मतलब सभी मेडिसिन ही ड्रग्स होती हैं. जैसे डिजोक्सिन मेडिसिन भी है और ड्रग भी है. अल्कोहल मेडिसिन नहीं है, अल्कोहल इज ए ड्रग. एंड हीरोइन इज आल्सो नॉट ए मेडिसिन, इट इज आल्सो ए ड्रग. फिर हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं, जिसमें पहली है हमारी फार्माकोडायनेमिक. फार्माकोडायनेमिक क्या होती है? फार्मा का मतलब होता है ड्रग, डायनेमिक का होता है पावर. इसका मतलब है पावर ऑफ ड्रग. वह ड्रग डज विद बॉडी, मतलब ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करती है आफ्टर द मतलब कैसे भी कोई भी रूट हो सकता है हमारे ड्रग देने का बॉडी में. उसके बाद ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है? दैट एग्जांपल है पीसीएम है पावर टू रिड्यूस फीवर, मतलब पीसीएम में पावर है पेन फीवर को रिड्यूस करने की. इसकी फार्मोडायनेमिक्स, मतलब ड्रग की पावर क्या होती है. अगली टर्म हमारी फार्माकोकाइनेटिक. फार्मा का मतलब ड्रग, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स. मतलब अगर कोई भी हम ड्रग्स लेते हैं उसको वो मूवमेंट कैसे करती है, मतलब किस थ्रो वो हमारे बॉडी में प्रोसेस करती है. वेट बॉडी डज विद ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है. फार्माकोडायनेमिक में ड्रग बॉडी के साथ कर रही थी और फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी ड्रग्स के साथ कर रही है. अब मतलब फार्माकोकाइनेटिक में ये 4 प्रोसेस होती हैं. जैसे बॉडी डज इट वर्क विद फॉलोइंग स्टेप्स, बॉडी ड्रग्स के साथ फॉलोइंग स्टेप्स के साथ काम करती है. जैसे सबसे पहला जाता है अब्जॉर्प्शन. इसका ये याद करने का ट्रिक है एडम, ADME. ए से अब्जॉर्प्शन, मतलब अब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ROA मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करेगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे. इसका डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा प्लाज्मा के ऊपर, भाई कैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ड्रग. उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, M से मेटाबॉलिज्म, या फिर बायो ट्रांसफ्यूजन. ये लीवर के थ्रू होता है हमारी बॉडी में ड्रग्स का. और उसके बाद ये आता है एक्सक्रेशन, जो कि किडनीज हमारा काम करती हैं ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करने का. अब हमारा आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट क्या क्या हैं. इसमें 2 मेन रूट होते हैं, एक तो लोकल, एक सिस्टमेटिक. इसमें लोकल कौन सा रूट होता है? ड्रग नॉट वेंट इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब जो लोकल रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग नहीं जाती है. और जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, सिस्टमेटिक रूट होता है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन का, ड्रग वेंट इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, उसमें ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एंटर करती है. अब जैसे लोकल हम पढ़ते हैं, पहले लोकल का पहला पार्ट है टॉपिकल. लोकल में भी टॉपिकल. टॉपिकल का पहला पॉइंट है इनक्शन, मतलब इनक्शन कौन सा रूट होता है ड्रग का? अप्लाई ऑन स्किन. जैसे हम किसी एग्जांपल क्रीम, हम क्रीम को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं इनक्शन, जो कि है टॉपिकल रूट है ऑफ लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद है इंसुफलेशन. इंसुफलेशन क्या होता है? पाउडर फॉर्म ड्रग, मतलब कोई पाउडर फॉर्म ड्रग होती है, उसको हम जैसे पेशेंट की बॉडी के ऊपर छिड़कते हैं, किसी भी वाउंड के ऊपर छिड़कते हैं, उसे इंसुफलेशन कहते हैं, जो भी एक लोकल रूट है. उसके बाद इंस्टिलेशन. इंस्टिलेशन क्या होता है? इंस्टिलेशन लिक्विड फॉर्म में कोई भी मेडिसिन हो, जैसे इंस्टिल इन बॉडी कैविटी, आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप. ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप की मेडिसिन को हम जो भी एडमिनिस्टर करते हैं वो किस रूट से करते हैं? बाई इंस्टिलेशन, विच इज ए टॉपिकल और लोकल रूट. उसके बाद है इंसर्शन. इंसर्शन कौन सा रूट होता है? सेमी सॉलिड, सॉलिड फ्रॉम ड्रग्स इंसर्ट इनटू बॉडी कैविटी, दैट इज स्पोजेटरी. जैसे कोई भी स्पोजेटरी, जैसे डल्कोलेक्स, डल्कोलेक्स होगी, पैसीमोल होगी, ये सभी सुपोजिटरी हैं जो कि बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट की जाती है, वो इंसर्शन रूट हो गया. उसके बाद इनहेलेशन रूट. इनहेलेशन, वेपर फॉर्म ड्रग्स इनहेल्ड बाय क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के द्वारा जो ड्रग्स है उसका वेपर फॉर्म इनहेल किया जाता है. जैसे सोडियम इनहेलर, साल्बुटामोल इनहेलर, जो कि अस्थमा के केस में यूज किया जाता है. ये हमारा रूट हो गया, मतलब
सबसे हम पहले हमने आइडेंटिफाई किया लोकल और सिस्टमेटिक। लोकल में हमने सबसे पहला पढ़ा टॉपिकल। टॉपिकल में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट थे, जैसे इनएक्शन, इंसुफ्लेशन, इंस्टिलेशन, इंसर्शन एंड इनहेलेशन। उसके बाद लोकल का ही दूसरा पार्ट है डीप इन टिश्यू, मतलब टिश्यू के डीप में। इसमें पहला आता है इंट्राथिकल। इंट्राथिकल इनटू द सबअरेकनोइड स्पेस, जो कि सबअरेकनोइड स्पेस में हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, इसको इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा इंट्राओशियस। इंट्राओशियस को हम इंट्रामेडुलरी भी बोलते हैं, इसका सेकेंड नेम है। इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन कौन सा होता है, जो हम सीधा डायरेक्ट बोन मैरो में इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर इनटू जॉइंट्स, दैट इज मतलब किसी भी जॉइंट्स में हम डायरेक्ट मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं, उस इंजेक्शन के रूट को हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इनटू जॉइंट्स। आर्टिकुलर का मतलब हो गया जॉइंट से, जैसे नी जॉइंट के अंदर। उसके बाद आ गया इंट्रा प्लूरल। प्लूरल हमारी लंग्स से रिलेटेड होता है, दैट इज प्लूरल स्पेस। हम ड्रग को अगर प्लूरल स्पेस में इंजेक्ट करते हैं, वो रूट होता है इंट्रा प्लूरल। उसके बाद इंट्रा पेरिकार्डल। पेरिकार्डल हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट में इनटू पेरिकार्डियल स्पेस। अगर पेरिकार्डियल स्पेस में हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, वो इंट्रा पेरिकार्डियल रूट हो गया। उसके बाद है हमारा इंट्रा आर्टेरियल इनटू द आर्टरीज। कुछ ड्रग्स हमें डायरेक्ट आर्टरीज में इंजेक्ट करनी होती है, वो रूट होता है इंट्रा आर्टेरियल। ठीक है, अब लोकल हमारा कवर हो गया है। लोकल में टॉपिकल और डीप इन टिश्यू, इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स थे। उसके बाद आता है हमारा सिस्टेमेटिक रूट, जिसमें ड्रग्स वेंट इनटू सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। इसमें ड्रग्स सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में जा रही थी। इसका पहला टाइप है एंटेरल रूट। एंटेरल क्या मतलब, इनटू द इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल। अगर ड्रग्स इंटेस्टाइन में जा रही है थ्रू स्टोमक, या फिर एलिमेंट्री कैनाल में जा रही है, उस रूट को बोलेंगे हम एंट्रल रूट। पेरेंटल रूट किसको बोलेंगे, एंट्रल के अलावा जो भी रूट हो गए ना, जैसे आईवी होगी, आईएम होगी, सबकुटेनियस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, ये सभी पेरेंटल रूट हो गए। जैसे इंडो एलिमेंट्री कैनाल बिसाइड सेंटर एंट्रल कैनाल, जैसे ओरल रूट, रेक्टल रूट और सबलिंगुअल रूट। इसमें आईवी, आईएम, सबकुटेनियस और आईडी, इंट्राडर्मल। ओरल रूट पे आते हैं हम। सबसे पहले ओरल रूट को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ओरली कंजप्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब किसी पेशेंट को अगर ओरली ड्रग्स दे रहे हैं, उसको ओरल रूट कहेंगे। बैड टेस्ट, इसमें बैड टेस्ट होता है। माउथ टेस्ट डिस्टर्ब, मतलब माउथ का टेस्ट जो डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट शुड बी कॉन्शियस, मतलब ओरल रूट में ड्रग देने के लिए पेशेंट का कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। नो नीड फॉर असिस्टेंस एक्सेप्ट साइकेट्रिक पेशेंट, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। पेशेंट खुद भी अब दवाई ले सकता है ओरल रूट से, लेकिन साइकेट्रिक पेशेंट को छोड़कर, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट में नर्स खुद दवाई देती है ओरल रूट में भी। ऑब्जॉर्प्शन डिलेड 30 to 45 मिनट्स ड्रग इफेक्ट, मतलब इसमें ऑब्जॉर्प्शन डिलेड हो जाता है, क्योंकि ये सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली नहीं जाता, इसलिए ओरल रूट का ऑब्जॉर्प्शन टाइम थोड़ा डिले होता है, जैसे 30 to 45 मिनट्स। उसके बाद आता है हमारा सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट, ड्रग शुड कैप्ट अंडर द टंग, मतलब हम ड्रग्स को टंग के अंडर रखते हैं, उसे सबलिंगुअल रूट कहते हैं। जो टंग के अंडर जो स्ट्रक्चर होती है, उसे हम फ्रेनुलम बोलते हैं, जो स्वर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अंडर द टंग ब्लड सप्लाई इज गुड और रिच, हमारे जीभ के नीचे ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छी और ज़्यादा होती है, जिसके कारण ऑब्जॉर्प्शन फास्टर देन ओरल रूट। ओरल रूट से ऑब्जॉर्प्शन इसका बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है एंटीजी, जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है। नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट है, उसको हम सबलिंगुअली ही यूज़ करते हैं। मेल यूज़ होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के केस में, या फिर आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट, ये भी एंटीजी का ही टाइप है। जैसे एंटीजी है, ये वेजोडाइलेटर इफेक्ट। इसका मेथड क्या होता है देने का, सबसे पहले हम पेशेंट को एक टैबलेट देंगे। ठीक है, अगर पेशेंट को चेस्ट पेन की कंप्लेन, उसको एक टैबलेट देंगे नाइट्रोग्लिसरीन की, 5 मिनट वेट करेंगे। अगर पेन रिलीव हो गया तो उसको हॉस्पिटलाइज कर देंगे। अगर पेन रिलीव नहीं हुआ तो उसको सेकंड टैबलेट देंगे 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद फिर से थर्ड टैबलेट देंगे। अगर पेन सबसाइड हो गया तो गो टू हॉस्पिटल, वेट एंड डायग्नोस, मतलब तब भी हम हॉस्पिटल जाएंगे और डायग्नोस करवाएंगे किस रीजन से हमें चेस्ट पेन हुआ था। अगर पेन नॉट सबसाइड, गो टू हॉस्पिटल इमीडिएट। हॉस्पिटल जाते हैं हमें मोर्फिन और ऑक्सीजन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये हमारा नाइट्रोग्लिसरीन कंसेप्ट है। अब एंट्रल रूट क्या क्या फॉलो करता है, फॉलो फर्स्ट पास इफेक्ट मेटाबॉलिज्म इन लीवर, मतलब एंट्रल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि लीवर में होता है। पेरेंटल रूट में बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसलिए ही पेरेंटल रूट का अब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। अब्जॉर्प्शन इज फास्ट, पेरेंटल रूट का अब्जॉर्प्शन इज फास्ट। उसके बाद आता है हमारा बक्कल रूट। ड्रग इज प्लेस्ड बिटवीन गम एंड चिक्स, जब गम और चिक्स के बीच में ड्रग रखी जाती है, वो बक्कल रूट होता है।
रेक्टल रूट रिच ब्लड सप्लाई, रेक्टल में भी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच होती है, इसमें भी अब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। सुपोजिटरी जैसे कोनिकल शेप, बुलेट शेप, इट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। जो सुपोजिटरी होती है जैसे जो हमने डलकोलेक्स और पैसिमोल बताई थी वो बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है, वो सुपोजिटरी कोनिकल शेप में या फिर बुलेट शेप में होती है, जो कि हम रेक्टल रूट का यूज़ करके हम इंसर्ट करते हैं। या फिर इनेमा, जैसे स्टूमुलेंट इनेमा होगा, कॉफ़ी ब्रांडी इनेमा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, स्टूमुलेंट से सेडेटिव और न्यूट्रिटिव इनेमा, कार्मिनेटिव इनेमा, एंटीस्पाज्मोडिक इनेमा, ये सभी इनेमा होते हैं, ये रेक्टल रूट में हम इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में सबसे पहले आता है आईवी, जो कि होता है इंट्राविनस। इसमें 100% अब्जॉर्प्शन होता है, फास्टेस्ट अब्जॉर्प्शन हमारा इंट्राविनस रूट में ही होता है। उसके बाद आता है आईएम, जो कि 90 डिग्री पर होता है, 1.5 इंच नीडल से 90 डिग्री पर। और जैसे अगर अंडर 3 ईयर चिल्ड्रन है उसका हम थाई पे, लोकेशन थाई होती है, जैसे वास्टरलेस्टेसिल मसल। अंडर 3 ईयर चिल्ड्रन में हम थाई पर इंजेक्शन देते हैं, और 3 साल से बड़े हम बटक्स पे देते हैं, जिसमें वेंट्रोग्लूटल और डोर्सोग्लूटियल मेनली मोस्ट कॉमन होती है। वेंट्रोग्लूटियल ये रेयर यूज होती है क्योंकि इसमें साइकियाट्रिक नर्व डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं डोर्सोग्लूटियल में। या फिर डेल्टोइड मसल पर हम आईएम इंजेक्शन देते हैं 2 to 3 फिंगर बिलो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। मतलब आईएम की कई साइट होती है, जैसे 3 साल से नीचे कोई बच्चा उसमें तो हम थाई पर देंगे, जो वास्टस लैटरलिस मसल होती है उस पर। 3 साल से बड़े में बटक्स पे देते हैं, वेंट्रोग्लूटियल मसल पे, और जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं। डोर्सोग्लूटियल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, रेयर है, क्योंकि उसमें साइकियाट्रिक नर्व डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर डेल्टोइड मसल पर हम इंजेक्शन देते हैं 2 to 3 फिंगर्स बिलो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। उसके बाद आ जाता है हमारा सबकुटेनियस इंजेक्शन। ये सबकुटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है, 45 डिग्री एंगल होता है सबकुटेनियस इंजेक्शन का। अगर 1.5 इंच नीडल है तो हम देंगे 45 एंगल पर इंजेक्शन, अगर लेकिन हाफ इंच की नीडल है तो हम देंगे 90 डिग्री पर एंगल। जैसे हमने आईएम के बारे में पढ़ा था, 90 डिग्री पर हम नीडल को इंसर्ट करते हैं। ऐसे सबकुटेनियस अगर 1.5 इंच की नीडल है तो 45 एंगल, और अगर हाफ इंच की नीडल है तो हम 90 डिग्री पर हम इंजेक्ट करेंगे। वैन नर्स इज गिविंग सबकुटेनियस इंजेक्शन 1.5 इंच नीडल देन एंगल इज 45, ये लिख रखा हमने। इफ हाफ इंच नीडल इज यूज देन एंगल इज 90 डिग्री, यही हमने यहाँ पे बताया था। मतलब 1.5 इंच की नीडल में 45 एंगल, वो हाफ इंच की नीडल में 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और इंसुलिन सिरिंज का गोज कितना होता है, 26 गोज। इंसुलिन पेन का 29 गोज टू 31 गोज तक हम इंसुलिन पेन का यूज़ करते हैं। आईएम इंजेक्शन में नीडल कौन सी गोज का यूज़ करते हैं, 22 to 24 गोज। ऑयल इमल्सिफाइड इंजेक्शन 20 गोज का यूज़ करते हैं। ऑयल इमल्सिफाइड इंजेक्शन का एग्जाम्पल है इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इंजेक्शन पेनिसिलिन। अब आता है इंसुलिन की साइट कौन कौन सी होती है, अपर आउटर आर्म, लोअर अब्डोमेन जिसमें जहाँ पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है, अपर आउटर थाइज और बटक्स, ये हमारी इंसुलिन की साइट है जहाँ पर इंसुलिन बेटर अब्जॉर्ब होता है। जैसे अपर आउटर आर्म, लोअर अब्डोमेन, अपर आउटर थाई और बटक्स। मेन मोस्ट कॉमन साइट होती है लोअर अब्डोमेन, जहाँ पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। अब एक नोट बताया गया है, आफ्टर इंसुलिन मसाज इज अवॉइडेड बिकॉज इट कोज अर्ली अब्जॉर्प्शन कोज हाइपोग्लाइसीमिया। अब अगर इंसुलिन किसी ने इंजेक्ट किया है उसके बाद मसाज को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि मसाज उसको अर्ली अब्जॉर्ब कर देगी इंसुलिन को, और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क में चला जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया से कोमा के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इंसुलिन देने के बाद मसाज को हम अवॉइड करते हैं। अब ये है मसाज इज़ अवॉइड आफ्टर लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, LHWH भी होता है, LMWH भी होता है, LMWH लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, इसमें भी हम मसाज को अवॉइड करते हैं। जैसे अर्ली अब्जॉर्प्शन कोज एपिस्टैक्सिस, क्योंकि जैसे किसी पेशेंट को लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन दिया और उसके बाद मसाज कर दी तो अर्ली अब्जॉर्प्शन हो जाएगा हिपेरिन का, जिससे एपिस्टैक्सिस, जिसको नोज ब्लीडिंग भी बोलते हैं, ये होने के ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं। रोल ऑफ एयर इन लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, मतलब लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन का इंजेक्शन आता है, उसमें एयर का रोल क्या होता है, उसका रोल होता है इट फॉर्मिंग कैविटी एंड कोज स्लो ऑब्जॉर्प्शन। मतलब इसमें ये एक कैविटी फॉर्म कर देती है जिससे ऑब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो हो जाता है और पेशेंट को एपिस्टैक्सिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा रूट है इंटरडर्मल हम जो डर्मिस लेयर होती है स्किन की उसके अंडर इंजेक्शन देते हैं, ये 15 to 30 डिग्री पर ये एंगल दिया जाता है।
जैसे मोनटेक्स टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो जिसकी रिपोर्ट आती है 48 to 72 आवर्स में। BCG वैक्सीन सेंसिटिविटी टेस्टिंग जैसे लिग्नोकेल जेली, मोनोसेफ, पेनिसिलिन, ऑगमेंटिन, ये मोनोसेफ, ये सेफेट्रोक्सोन, ये हम किसी भी सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए उसको हम इंट्राडर्मल ही इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये टॉपिकल हमने पढ़ लिया था, टॉपिकल के बहुत ज़्यादा रूट पढ़े थे हमने, जैसे वो इंसर्शन पढ़ा था, इंस्टिलेशन पढ़ा था, सफोलेशन पढ़ा था, ये सब टॉपिकल के रूट है। अब फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की फॉर्म क्या क्या होते हैं। एक तो होती है ओरल टैबलेट, इसमें क्या होता है, इन दिस पाउडर इज शेप्ड, मतलब कोई भी ड्रग्स का पाउडर होता है उसको एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है, उसको हम ओरल टैबलेट बोलते हैं। इसका कौन मतलब इसकी ड्रॉबैक है, ये इसका बैड टेस्ट होता है इसका। ठीक है, अब एंटल कोटेड टैबलेट, पुटिंग कोट ऑन और कमरिंग इन ऑन टैबलेट, मतलब टैबलेट के ऊपर एक कोटेड रिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसके मतलब क्यों करते हैं इसको, बैड टेस्ट अवॉइड, मतलब ओरल टैबलेट में बैड टेस्ट आ रहा था उसको अवॉइड करने के लिए उसके ऊपर एक एंटी कोटेड रिंग डाल दी जाती है, जिसकी वजह से टेस्ट में बैडनेस नहीं आती है। अब कंट्रोल रिलीज, एक CR आती है, हम देखते हैं टैबलेट के ऊपर CR लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है कंट्रोल रिलीज। ये उसको एक कोटिंग होती है जो कि स्लो डिजोल्विंग, मतलब स्लो ऑब्जॉर्प्शन कर देती है उसका, ताकि जल्दी से ऑब्जॉर्व ना हो उसके वो, इसलिए उसको CR बोलते हैं, कंट्रोल रिलीज। कैपलेट किसको बोलते हैं, कैपलेट सेप्ट कोटेड एंटेरिक कोटेड, मतलब एंट्री कोटेड टैबलेट थी ना, उसको कैपलेट कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसे कैपलेट बोलते हैं। कैप्सूल जिलेटिन कवरिंग होती है, एक में हार्ड कवरिंग और सॉफ्ट कवरिंग। हार्ड कवरिंग की कौन सी कैप्सूल में होती है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल है उसमें हार्ड कवरिंग होती है, और विटामिन E, विटामिन D और ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो कैप्सूल होते हैं उसमें सॉफ्ट कवरिंग होती है। अब कैप्सूल जिलेटिन कवरिंग डिजोल्विंग इन स्टोमक विद कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड HCl एसिड, मेडिसिन एक्ट ऑन इंटेस्टाइन एंड इफेक्ट, और मतलब इसमें इंटेस्टाइन मतलब HCl होता है, उससे भी इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, पेशेंट एडमिटेड इन ICU हैविंग NG2, डॉक्टर एडवाइज कैप्सूल बी कॉम्प्लेक्स, हाउ डज नर्स विल डू, मतलब पेशेंट ICU में एडमिट है और NG ट्यूब लग रखी है, डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल देना, तो नर्स कैसे देगी उसको, नर्स शुड ओपन द कैप्सूल एंड गिव इट बाई राइल्स ट्यूब, मतलब नर्स कैप्सूल को खोल लेगी और उसको राइल्स ट्यूब के हेल्प से पेशेंट में दे देगी। अब सॉल्यूशन क्या आता है, सॉल्यूशन दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज सोल्यूट एंड सोलवेंट। सस्पेंशन, सोल्यूट और सोलवेंट का कॉम्बिनेशन को ही हम सस्पेंशन बोलते हैं। नो डिजोल्व नहीं होता, जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों एक साथ मिले हुए नहीं होते। बिफोर गिविंग शेक एंड गिव, जैसे डाइन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन को कभी भी एडमिनिस्टर करने से पहले हम उसको अच्छी तरह से शेक करते हैं, उसके बाद ही उसको देते हैं पेशेंट को। सिरप ओनली सॉल्यूशन होती है, इट इज हैविंग स्वीटिंग एजेंट, इसमें स्वीटनिंग एजेंट होता है। इट आल्सो है फ्लेवर्स, ये फ्लेवर्स में भी आती है सिरप। उसके बाद ओइंटमेंट, ओइंटमेंट का बेस क्या होता है, ऑयल, अर्ली अब्जॉर्प्शन, ओइंटमेंट जल्दी अब्जॉर्ब होता है। पेस्ट, जैसे पेस्ट होता है सेमी सॉलिड इन नेचर, पेस्ट सेमी सॉलिड होता है, अब्जॉर्प्शन इजिली देन ओइंटमेंट, मतलब ओइंटमेंट में जल्दी अब्जॉर्प्शन होता है एज कम्पेयर टू पेस्ट। अब कोई आई है, इसमें आई ड्रॉप इंस्टिल करनी है, आई ड्रॉप इंस्टिल, और ऑइंटमेंट भी देना है हमें, तो हम कौन सा पहले देंगे, तो हमेशा आई ड्रॉप पहले देते हैं, उसके बाद ऑइंटमेंट देते हैं। फर्स्ट गिव ऑलवेज आई ड्रॉप एंड देन सेकंड गिव ऑइंटमेंट, सबसे पहले आई ड्रॉप देंगे फिर ऑइंटमेंट देंगे। डूरिंग नेबुलाइजेशन फर्स्ट गिव साल्बुटामोल, नेबुलाइजेशन ब्रोंकोडाइलेटर देन स्टीरॉइड्स, मतलब अगर हम किसी को नेबुलाइज कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उसमें हम ब्रोंकोडाइलेटर पहले देंगे, जैसे साल्बुटामोल इज ए ब्रोंकोडाइलेटर, तो हम पहले साल्बुटामोल देंगे, उसके बाद वही स्टीरॉइड देंगे, ताकि ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो सके और अर्ली अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स हो सके। उसके बाद स्पोजिटरी कोनिकल शेप एंड ब्लड शेप जो हमने बताया था, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। वेजिनल स्पोजिटरी जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन स्पोजिटरी है, और रेक्टल स्पोजिटरी जैसे डल्कोलेक्स, ग्लिसरीन और पैसिमोल PCM, डल्कोलेक्स। ठीक है, ये हमारी स्पोजिटरी हो गई। अब अगर हम आई में इंस्टिल कर रहे हैं आई ड्रॉप, तो उसका मेथड क्या होता है, फर्स्ट क्लीनिंग एंड देन इंस्टिल ड्रॉप, मतलब पहले हम आँख को साफ करेंगे, उसके बाद ही आई ड्रॉप को इंस्टिल करेंगे। क्लीनिंग कैसे करते हैं, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। ठीक है, मतलब आई क्लीन हम कैसे करते हैं, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस हम यूज करते हैं, और हम आई ड्रॉप हम कंजक्टिवा पे गिरते हैं, लोअर कंजक्टिवल सैक के ऊपर। जैसे डिस्टेंस ऑफ ड्रॉपर की कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होती है ड्रॉपर की। ठीक है, ये हमारी ड्रॉपर की डिस्टेंस होगी 2.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ऑइंटमेंट इंटर टू मतलब इनर टू आउटर।
मतलब पहले आई ड्रॉप दो, कुछ भी दो, पहले आई ड्रॉप देंगे और फिर उसके बाद आई ऑइंटमेंट देंगे, और उसमें इनहेलेशन के केस में पहले ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, उसके बाद स्टीरॉइड्स हम इंजेक्ट करेंगे, मतलब इनहेल करवाएंगे पेशेंट को। ब्रोंकोडाइलेटर पहले देने का रीजन ये है कि ताकि ब्रोंक्यूल्स डायल्यूट हो सके और ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन आराम से हो सके। अब ये कुछ क्वांटिटी दी गई है जैसे मेजरमेंट, जैसे टीस्पून हम 5 ml क्वांटिटी को बोलते हैं। एक टेबल स्पून में 15 ml होता है, एक ओंज में 30 ml होता है, इसको OG से भी OZ से भी डिनोट करते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 2.2 LBS में 1 kg, इसको 1 पाउंड भी बोलते हैं। एक कप में 150 ml, एक गिलास में 200 ml, एक पिंड में 500 ml जो कि फ्लूइड में होता है, और ब्लड में 350 ml होता है। 1 ml में 15 ड्रॉप्स होती हैं, 1 LBS में 0.453 ग्राम्स होते हैं, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर में 100 ml, 1 ग्रेन में 60 माइक्रोग्राम मिलीग्राम, 1 ग्राम में 15 ग्रेन। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml, 1 टेबल स्पून 15 ml, 1 ओंज 30 ml, 1 ग्राम 1000 माइक्रोग्राम मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, 1 लीटर 1000 ml, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LBS, जिसको हम 1 पाउंड भी बोलते हैं। एक कप की वैल्यू 150 ml, 1 गिलास इज इक्वल टू 200 ml, 1 पिंट 500 ml, 1 पिंट ऑफ ब्लड इज 350 ml, और फ्लूइड 500 ml। 1 ml में 500 ड्रॉप्स होती हैं, 1 LBS में 0.453 ग्राम्स, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर में 100 ml, 1 ग्रेन में 60 मिलीग्राम, और 1 ग्राम में 15 ग्रेन। ठीक है। और अगर हम नर्स पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं तो कितनी बार चेक करती है मेडिसिन को, भाई सही दे रही है नहीं रही, वो 3 टाइम्स हम चेक करते हैं मेडिसिन को। अब कुछ एब्रीवेशंस आ जाती है जो कि हॉस्पिटल में यूज होती हैं। उसके बाद जैसे एसी को हम बोलते हैं बिफोर फूड, ओडी को बोलते हैं वंस इन ए डे, बीडी को बोलते हैं ट्वाइस इन ए डे, और टीडीएस को बोलते हैं थ्राइस ए डे, क्यूआईडी को बोलते हैं 4 टाइम्स ए डे, आवर्ली एवरी आवर्ली, जीटीटी ड्रॉप्स, और एचएस बेड टाइम, पीआरएन व्हेन रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट यूज इन मेनली इंडिया। ठीक है। स्टेट का मतलब होता है एट वंस, सो एसओएस का होता है इमरजेंसी, एएस लेफ्ट ईयर, एडी राइट ईयर। ठीक है। एयू बोथ ईयर, ओएस लेफ्ट आई, ओडी राइट आई, ओयू बोथ आई, और सिरप एसवाईपी का मतलब होता है सिरप। ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया था, लीटर डेसीलीटर वाला और ग्रेन वाला। ठीक है। एसी बिफोर फूड, ओडी वंस इन ए डे, बीडी ट्वाइस ए डे, टीडीएस थ्राइस ए डे, क्यूआईडी 4 टाइम्स ए डे, आवर्ली एवरी आवर्ली, जीटीटी ड्रॉप्स, और जीटीटी एस को बोलते हैं ड्रॉप्स, जीटीटी को बोलते हैं ड्रॉप, एचएस बेड टाइम। ठीक है। अब कुछ हमारी टर्म्स हैं जो फार्माकोलॉजी की भी हैं, और मेनली ये देखते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग दैट अकर्स बिफोर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसे बोल लेंगे? जब कोई भी ड्रग है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाने से पहले जो भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोल लेंगे। इट इज़ प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म, मतलब सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म होने से पहले भी जो भी ड्रग का पार्ट मिस हो जाता है उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इन दिस द पार्ट ऑफ ड्रग दैट इज लॉस्ट बिफोर एंटरिंग द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले ही ड्रग का जो पार्ट लॉस हो जाता है उसे हम फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे एनी ड्रग हैव मोर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है लेस बायो अवेलेबिलिटी। अगर किसी ड्रग की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। एनी ड्रग हैव लेस फर्स्ट मेटाबॉलिज्म हैव मोर बायो अवेलेबिलिटी। अगर किसी का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर कम है तो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? जैसे ये सिस्टम अवेलेबिलिटी होती है बायो अवेलेबिलिटी को आफ्टर क्रॉसिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करने के बाद जो ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के एंटर होने के लिए बच जाती है उसे ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अगली टर्म है हमारे पास ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस क्या होती है? ड्यू टू सम फैक्टर्स एनी ड्रग्स हैव मोर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब किसी भी रीजन के कारण, किसी फैक्टर के कारण किसी भी ड्रग्स का अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया
तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर वो कम हो गई और हमें ड्रग का इफेक्ट लेना है तो हमें डोज को इंक्रीज करने पड़ेगा और पेशेंट को ड्रग टॉलरेंस हो जाएगी। क्योंकि अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ तो ड्रग की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें अगर ड्रग का डिजायर्ड इफेक्ट चाहना है तो हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी ड्रग्स की, जिससे ड्रग टॉलरेंस हो जाएगी। उसके बाद है ड्रग टॉक्सिसिटी। ड्रग टॉक्सिसिटी क्या होती है? ड्यू टू सम फैक्टर्स द ड्रग हैव लेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब कुछ फैक्टर्स के कारण कुछ ड्रग्स की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिससे उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण ड्रग टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज द डोज ऑफ द ड्रग और विद होल्ड ड्रग, इसका ट्रीटमेंट है ये, या तो डोज को कम कर दो या फिर ड्रग को ही विद होल्ड कर दो। उसके बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है ड्रग का? ये होता है वांटेड इफेक्ट और प्रेडिक्टेबल इफेक्ट। मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट वो होता है जो जिस इफेक्ट को हम चाहते भी हैं कि भाई ये ड्रग ये इफेक्ट करे, और प्रेडिक्टेबल हम उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि ये दवाई देंगे तो पेशेंट को ये असर होगा। अब आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है? अनवांटेड एंड प्रेडिक्टेबल इफेक्ट। मतलब साइड इफेक्ट को हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, भाई दवाई का ये साइड इफेक्ट है, लेकिन अनवांटेड है, लेकिन हम उसे चाहते नहीं है कि पेशेंट ये साइड इफेक्ट शो करे। अब जाता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? अनवांटेड और अनप्रेडिक्टेबल। इसे हम चाहते भी नहीं है कि ये इफेक्ट आए, और अनप्रेडिक्टेबल मतलब प्रेडिक्टेबल भी नहीं होता भाई क्या रिएक्शन हो सकती है। उसके बाद आता है सेफ्टी इंडेक्स। सेफ्टी इंडेक्स क्या होता है? गैप बिटवीन थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड ड्रग सेफ्टी। मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट और ड्रग सेफ्टी के बीच में जो इंडेक्स होता है उसे सेफ्टी इंडेक्स बोलते हैं। अगर किसी ड्रग का लो सेफ्टी इंडेक्स है तो हाई रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, और अगर किसी ड्रग का हाई सेफ्टी इंडेक्स है तो लो रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। मतलब अगर किसी ड्रग्स का लो सेफ्टी इंडेक्स है उसमें टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जैसे अगर किसी भी ड्रग्स का सेफ्टी इंडेक्स हाई है तो उसमें टॉक्सिसिटी का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद है ड्रग एफिकेसी। द अमाउंट और डोज मिनिमम ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर इफेक्ट ऑफ ड्रग। एग्जाम्पल फ्रोसोमाइड का दे रखा है जैसे, मतलब कोई भी मिनिमम अमाउंट की डोज में हम ड्रग्स लेते हैं उस वो ही भी उतना ही इफेक्ट दिखाते हैं जिसका हम जैसे उसकी ही कैटेगरी की दूसरी ड्रग यूज़ करेंगे वो ज़्यादा mg की हो। जैसे फ्रोसोमाइड 20 mg है सेम एफिकेंसी विद बुमेटिडिन 40 mg। मतलब फ्रोसोमाइड 20 mg वही असर करेगी और बुमेटिडिन 40 mg वही असर करेगी, दोनों ही डायूरेटिक हैं, तो ड्रग एफिकेंट मतलब फ्रोसोमाइड ड्रग एफिशिएंट ड्रग है। उसके बाद आ जाती है ड्रग पोटेंसी। ड्रग पोटेंसी क्या होता है? इट इज़ पोटेंशियलिटी ऑफ ड्रग और इट इज़ द ड्रग विच इज़ हायर पोटेंशियल इन वन ग्रुप। मतलब कोई भी ड्रग होती है वो खुद की कैटेगरी में से ज़्यादा पोटेंशियल होती है, उसे ड्रग पोटेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल फ्रोसोमाइड हैव मोर पोटेंशियलिटी देन एनी अदर डायूरेटिक। मतलब फ्रोसोमाइड ही सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में यूज होती है एज ए डायूरेटिक, तो ये हायर पोटेंशियल ड्रग है। उसके बाद आता है ड्रग एगोनिस्ट। ड्रग एगोनिस्ट क्या होता है? इट इज़ एन एजेंट विच एक्ट एज रिसेप्टर एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर। मतलब एक एजेंट होता है जो कि बॉडी में रिसेप्टर के ऊपर काम करता है और रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एग्जांपल है PGE1 और PGE1 एगोनिस्ट मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट, जिसका एग्जांपल है एल्पोप्रोस्टोडिल, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन हम कहते हैं। आगे आता है ड्रग एंटागोनिस्ट। ड्रग एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? देयर आर द एजेंट्स दैट एक्ट ऑन रिसेप्टर एंड डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर। मतलब ये वो एजेंट्स होते हैं जो रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं और रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जैसे PGE1 एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल है एंडोमेथासिन एंड एनासिड्स, ये ड्रग एंटागोनिस्ट होते हैं। उसके बाद आता है ड्रग एडिटिव। ड्रग एडिटिव क्या होता है? व्हेन टू सेपरेट ड्रग्स इज गिवन विद कॉम्बिनेशन बट दे हैव सेम इफेक्ट विद व्हेन दे गिव सेपरेटली। मतलब ये होता है जैसे कोई भी दो ड्रग हैं वो एक साथ कॉम्बिनेशन करके दी जा रही हैं, लेकिन दोनों ड्रग्स को अगर हम अलग अलग भी देंगे तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। जैसे एमोडेप 80, इसमें कौन कौन सा साल्ट मिक्स होता है? एटेनोलोल और एम्लोडिपिन। ये एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एमोडेप 80, जिसमें एटेनोलोल और एम्लोडिपिन साल्ट दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं। उसके बाद आता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? वन ड्रग इज गिवन एंड अनदर ड्रग इज एडेड, सेकेंड ड्रग एक्ट एज एन इन्फ्लुएंसर एंड इंक्रीज इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ड्रग, दिस इज नोन एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। मतलब जैसे हम कोई ड्रग दे रहे हैं उसके साथ साथ अगर हमने दूसरी ड्रग दी और जो दूसरी ड्रग है वो पहली ड्रग को के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है, फिर उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है, तो हम उसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कार्बिडोपा हैव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड लीवोडोपा। मतलब कार्बिडोपा
अगर लेवोडोपा अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं और उसके साथ कार्बिडोपा देते हैं तो लेवोडोपा का हम वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का काम करेगी, मतलब लेवोडोपा की इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है। उसके बाद आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होती है किसी भी ड्रग्स की? इट इज़ ए कंडीशन इन विच सम ड्रग्स आर गिवन टू ट्रीट फॉर द प्रॉब्लम। मतलब इंडिकेशन क्या, हम ड्रग्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग होती हैं, तो हम किस किस चीज़ में हम वो यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पेन पीसीएम या फिर डायग्लो और ट्रामाडोल। पेन में हम पीसीएम ही देते हैं, मतलब पीसीएम की इंडिकेशन है, हम उसको पेन में देंगे। ये पेन की इंडिकेशन नहीं है, मतलब ये है पीसीएम की इंडिकेशन। हम पीसीएम या फिर डाइक्लो या फिर ट्रामाडोल को हम पेन के अंदर देंगे। ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है? इट इज ए कंडीशन दैट इज सजेस्ट अबाउट नॉट एडमिनिस्टर ड्रग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं किसी भी ड्रग्स की, भाई हम इस ड्रग्स को इस कंडीशन में नहीं दे सकते, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। जैसे एग्जांपल है एनएसएड्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर रिनल फेलियर। मतलब अगर कोई पेशेंट रिनल फेलियर का है तो उसमें एनएसएड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, उसमें हम एनएसएड्स नहीं दे सकते। उसके बाद आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और ड्रग। हाइपर सेंसिटिविटी और रिएक्शन और ड्रग रिएक्शन में क्या होता है? इट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या फिर एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है दिस इज सीरियस रिएक्शन और फैटल फॉर क्लाइंट। मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस रिएक्शन हो जाती है और क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा फैटल हो जाती है। टू रिवर्ट द इफेक्ट एंटी हिस्टामिन ड्रग्स इज यूज्ड। इसमें एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो इसको रिवर्ट बैक, इसकी इफेक्ट को रिवर्ट बैक करने के लिए। अब आती है नेमिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का हम नेमिंग कैसे करते हैं? इस ड्रग है 3 इंपॉर्टेंट नेम्स। हर ड्रग के 3 इंपॉर्टेंट नाम होते हैं। जैसे पहला की केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ट्रेड नेम। ठीक है, केमिकल नेम क्या होता है? जैसे दीज आर द नेम्स ऑफ द ड्रग्स दैट इज नॉट यूज फॉर राइटिंग, रिमेंबरिंग एंड स्पीकिंग पर्पज बट ओनली यूज फॉर ड्रग प्रिपरेशन। मतलब केमिकल नेम वो नाम होता है जिसका यूज़ हम राइटिंग के लिए, मतलब दवाई लिखने के लिए या फिर याद करने के लिए या फिर बोलने के लिए नहीं करते। इसका यूज़ हम ओनली करते हैं ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए। मतलब ड्रग प्रिपरेशन में हम ओनली केमिकल नेम का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है, ये इसका फॉर्मूला बताया गया है केमिकल नेम का किसी भी ड्रग्स का। उसके बाद आता है जेनेरिक नेम। इट इज़ द नेम ऑफ द ड्रग विच इज़ यूज फॉर ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। जैसे डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वो किसी भी ड्रग्स का जेनेरिक नेम होता है, उससे ही वो प्रिस्क्राइब करता है। इट इज़ वेरी कॉमन नेम एंड यूज सम सेम नेम इन होल वर्ल्ड दैट इज पीसीएम। एग्जाम्पल है पीसीएम। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में सेम नाम से जाने जाते हैं, जैसे पीसीएम पूरे वर्ल्ड में ही सेम नाम से जानी जाती है। उसके बाद आता है ट्रेड नेम, आल्सो नोन एज ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चर नेम। ये किसी भी जैसे कोई भी पीसीएम बना रही है तो वो अपना खुद का ब्रांड नेम रख सकती है, वो ब्रांड नेम हो गया। दिस नेम इज गिवन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी। मतलब यह नाम फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो ये हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ये टॉपिक हो गया। इसका जो रिमेनिंग टॉपिक है जैसे सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम हेमाटोलॉजी की ड्रग्स, कार्डियोलॉजी की ड्रग्स, रेस्पिरेटरी की, न्यूरोलॉजी की, एंडोक्राइनोलॉजी की, जीआईटी की, रिनल सिस्टम, इंटेगुमेटरी सिस्टम की, मस्कुलोस्केलेटल की, सेंसरी ऑर्गन्स की, ये सब ड्रग्स हम इस वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।